हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपने लास्ट 2 वीक्स पहले CFA लेवल 1 का रिवीजन कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वी हैव डन टिल नाउ 110 क्वेश्चंस। मेरा 11 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के अंदर में, और हर एक क्लास के अंदर में वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। इंटेंशनली मैंने 10 का एक क्वेश्चंस का जो सीरीज रखा वो कम रखा है इंटेंशनली, क्योंकि हो सकता है काफी सारे ऑफिस गोअर्स है, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है टू वॉच दी क्लासेस एंड ऑल। सो आई थॉट कि चलो एक मिक्स्ड काइंड ऑफ क्राउड के लिए रिवीजन कम क्वेश्चन सीरीज बनाते हैं, सो दैट द टाइम लिमिट is also within 20-25 minutes and it become easy for the students as well as professionals कि यार आप फटाफट से वो क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लो। सो वी हैव डन 110 क्वेश्चंस एंड 110 क्वेश्चंस 11 वीडियोस के अंदर में डिवाइडेड है, एंड इट रेंजेस फ्रॉम इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, फिक्स्ड इनकम। ये 3-4 टॉपिक्स अभी तक अपना हुआ है। क्या ये और टॉपिक्स आगे आने वाली वीडियोस के अंदर में कवर होंगे? यस। इसका मतलब इक्विटी के मेरे को जो ध्यान में 20 क्वेश्चंस है, बट अभी और प्लान है कि और भी क्वेश्चंस अपने इक्विटी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी का फर्स्ट 2 क्लासेस अपलोडेड है तो और कोई आने वाले टाइम में क्वेश्चंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और भी अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। परफेक्ट। तो प्लीज वो 110 क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो आप कंप्लीट करिए। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 एग्जाम जिसका है, प्लस 2025 में भी जिसका एग्जाम है, सबके लिए वो क्वेश्चंस एप्लीकेबल होने वाले, बिकॉज दोज आर फ्रॉम दी CFA इंस्टीट्यूट। परफेक्ट। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं विद अ न्यू टॉपिक, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सबका फेवरेट, सबसे छोटा टॉपिक है एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, FSA एंड ऑल। उसका कंपेयर में ऑल्टा ही छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हर क्लास के अंदर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये रिवीजन सीरीज जो अपना चल रहा है, कि प्लीज एक बार आप खुद से सेल्फ स्टडी जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे जब अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टाई, अगर अपने ऑल्टाई का प्रैक्टिस करें तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, तभी आप ये क्लास देख रहे हो। इफ यू हैव नॉट डन और यू हैव डन हाफ, प्लीज ये क्लास मत देखो, बिकॉज इससे आपका बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होगा। बट एटलीस्ट अगर आपने एक बार किया हुआ है, आपका से कोई आपने क्लासेस लिया हुआ है और यू हैव डन सेल्फ स्टडी, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर यू। परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड टेंजिबल एसेट्स ओनली। पूरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स आएगा। इंक्लूड इनटेंजिबल एसेट्स ओनली, पूरा सिर्फ इनटेंजिबल एसेट्स आएगा। में इंक्लूड बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। आपसे आंसर चाहिए क्या होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज एन एसेट क्लास में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, अगर कोई को याद है तो? प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, रियल एसेट्स। याद आ रहा है? रियल एसेट्स के अंदर में देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब कैटेगरीज ऑल्सो। जैसे कैटेगरी है उसके बाद सब कैटेगरी भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइन आर्ट्स, पेंटिंग्स, वाइन्स, ऑल दोज आर एक्चुअली व्हाट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रियल स्टेट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, वेर एज पेटेंट, कॉपीराइट, दैट इज ऑल्सो एन एसेट, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट, इनटेंजिबल एसेट्स। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में क्या है, सिर्फ टेंजिबल या इनटेंजिबल? इनटेंजिबल भी, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ऑल्सो। दैट फाइन। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स may include both tangible and intangible assets. Hence, option number C is correct. Next, question number 2. An analyst gathers the following information about a hedge fund. Hedge fund के लिए बोला डेटा गैदर किया। Beginning of year assets AUM, assets under management is 200 billion euro. Management fee based on end of year AUM before fees is 1.5%. पूरा मैनेजमेंट फीस बेस्ड ऑन एंड ऑफ ईयर AUM बता दिया आपको, 1.5% है। ओके। इंसेंटिव फी 20% है। हार्ड हर्डल रेट 5%। हर्डल रेट मतलब क्या था कि जो इनिशियल AUM है उससे कितना मिनिमम अर्न करना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट व्हाट, इंसेंटिव फी। एंड यहाँ पे क्या बोला, हार्ड हर्डल रेट, सो दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। अगर सॉफ्ट हर्डल रेट होता तो सिर्फ अपने चेक करते कि सर ये जो 200 मिलियन है और ये जो 5% है, 200 मिलियन का 5% बताओ कितना होगा फटाफट से। 5 2 10, 210। 210 को रीच किया है कि नहीं किया है AUM एंड वाला, देन ओनली वी विल गिव, अदरवाइज वी विल नॉट गिव। बट हार्ड हर्डल रेट में तो अपने
ये जो 5% वाला 10 मिलियन है वो माइनस करेंगे जो भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है। परफेक्ट। एनुअल रिटर्न बिफोर फीस इज 15%, तो आपको बता दिया कि एनुअल रिटर्न कितना बिफोर फीस 15%। इफ द इंसेंटिव फी इज बेस्ड ऑन रिटर्न्स नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, क्लियर कर दिया पूरा इंसेंटिव फी वी नीड टू कैलकुलेट बाय नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस। टोटल फीस फॉर द ईयर आर क्लोजेस्ट टू, तो टोटल फीस पूछ रहा आपसे कितना होगा। चलिए इसको लिख के अपने कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा एक बार डेटा कॉपी कर लेता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी। बिगनिंग AUM आप भी प्लीज कॉपी कर लीजिएगा साथ में। बिगनिंग AUM इज 200, एंडिंग AUM कितना हो जाएगा, एनुअल रिटर्न बिफोर फीस इज 15%, तो एंडिंग AUM 200 इंटू 1.15, दैट फाइन, इट्स वेरी इजी। कितना होगा बताओ, 200 इंटू 1.15, 230 मिलियन, 230। मैनेजमेंट फी कितना परसेंटेज है, मैनेजमेंट फी 1.5% एंड ऑफ ईयर AUM, 1.5% इंटू 230, इस पे लेना अपने को, तो 1.5% 3.45। हर्डल रेट कितना है, हर्डल अमाउंट बता दो एक बार, वो तो कैलकुलेट कर लिए थे वर्बली, आई थिंक 10 मिलियन था ना। 5% वॉज अवर हर्डल रेट, 200 मिलियन का 5%, 5 टू 10, इट विल बी 10। देयरफॉर इंसेंटिव फी, इंसेंटिव फी कैसे कैलकुलेट होगा देखिएगा ठीक से। 200 को कितना बना दिया फंड मैनेजर ने, 230, तो कितना का गेन, 230 माइनस 200। सर 30 पे इंसेंटिव फी देना चाहिए आराम से, ठीक है, एक एक चीज को समझते हैं। इंसेंटिव फी कितना बोला, 20%। चीज को सोचो, 200 का चीज को 230 बना दिया फंड मैनेजर, तो 30 का गेन, 30 पे 20% देना चाहिए। बट वेट, यहाँ पे क्या बोला, हार्ड हर्डल रेट, तो ये हर्डल रेट जो हार्ड है 10 मिलियन, इस पे नहीं मिलेगा, मतलब 30 माइनस 10, इज दैट फाइन। नेक्स्ट बोला था आपको मैनेजमेंट फी नेट ऑफ करना है इंसेंटिव के लिए, सर कहाँ पे लिखा था ये देखो, इफ द इंसेंटिव फी इज बेस्ड ऑन रिटर्न्स नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, तो नेट ऑफ मैनेजमेंट फी माइनस मैनेजमेंट फी इज 3.45, दैट्स इट। बस उस पर 20% अप्लाई कर दो, इंसेंटिव फी वी विल गेट 30 माइनस 10 माइनस 3.45, उस पर 0.2, 3.31, 3.31। तो आपको इंसेंटिव फी मिल गया, मैनेजमेंट फी मिल गया, टोटल फीस बता दो, दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए बस, 3.31 प्लस 3.45, 6.76, यही आंसर होगा 6.76। परफेक्ट, जी समझ में आया। 6.76 मतलब 6.8 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यही क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कमोडिटीज स्टोरेज कॉस्ट इज इक्वल टू इट्स कन्वीनियंस यील्ड, पूरा कमोडिटी का सर जो स्टोरेज कॉस्ट लगता है और जो उससे कन्वीनियंस आता है वो सेम है, इट्स फ्यूचर प्राइस विल बी ग्रेटर देन इट्स स्पॉट प्राइस इफ द रिस्क फ्री रेट, इट्स वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे। फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस इंटरेस्ट रेट, लॉजिक तो याद होगा, प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड, क्योंकि सर फ्यूचर्स या फॉरवर्ड में अगर अपने पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो अपना तो सिर्फ मार्जिन मनी लगता है, पूरा का पूरा पैसा नहीं जाता है। तो सर जो पैसा अपने पास बचा हुआ है उसको अपने कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे अपने क्या एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, दैट इज वाई फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट। स्टोरेज कॉस्ट फ्यूचर में सर स्टोरेज कॉस्ट बचेगा, फ्यूचर्स को अपने को स्टोर तो करना नहीं है एज कम्पेयर टू कमोडिटी, सर फ्यूचर्स में अपने पैसा बचाएंगे इसलिए स्टोरेज कॉस्ट ऐड होगा फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। बट सर फ्यूचर्स या फॉरवर्ड में अपने को कन्वीनियंस नहीं मिलता एज कम्पेयर टू कमोडिटी, इफ वी हैव कमोडिटी वी कैन यूज दैट एज अ रॉ मटेरियल बट वी कैनॉट यूज एज द फ्यूचर्स एज अ रॉ मटेरियल, इसलिए माइनस करते हैं कन्वीनियंस। परफेक्ट, तो आपका बोला स्टोरेज कॉस्ट एंड कन्वीनियंस दोनों इक्वल है, फाइन, तो बोला फ्यूचर प्राइस जो होगा स्पॉट रेट से आई थिंक क्या पूछा ज्यादा होगा,
ग्रेटर देन इट्स स्पॉट प्राइस इफ द रिस्क फ्री रेट, बोले इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, एफ इज ग्रेटर देन एस, कब सर, अगर आर एफ क्या हो, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, तभी तो एफ विल बी ग्रेटर देन व्हाट, एस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिस्क फ्री रेट और इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the most likely effect of a redemption fee on the returns of the remaining investors in a hedge fund? If you remember, hedge fund में अपने डिस्कस किए थे कि सर अगर रिडेम्पशन प्रेशर आता है, ठीक है, तो हो सकता है हेज फंड मैनेजर क्या चार्ज करेगा, रिडेम्पशन फी चार्ज करेगा सर, जो इन्वेस्टर्स रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फीस है वो किसका है, इज इट बिलोंग टू इन्वेस्टर्स और इज इट बिलोंग टू हेज फंड, हेज फंड को बिलोंग करता है, बट हेज फंड की जो रिमेनिंग इन्वेस्टर्स है, सिंस हेज फंड का ये पैसा है, तो अल्टीमेटली ये पैसा किसको बेनिफिट करेगा, इन्वेस्टर्स को। देखो यहाँ पे यही बोला है, what is the most likely effect of a redemption fee on the returns of the remaining investor, remaining वर्ड यूज किया है, remaining investors in a hedge fund। सोचिए आप एक बार, थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं। दिस इज हेज फंड, इसमें पहले टोटल 100 इन्वेस्टर्स थे पहले, अब क्या हुआ सेकंड सिनेरियो में, आउट ऑफ 100 20 से रिडेम्पशन प्रेशर आया, वो जो 20 है वो लोग को अपना पैसा रिटर्न चाहिए, हेज फंड को देना पड़ा 20 को, तो सर रिमेनिंग कितना बचा, 80। तो हेज फंड मैनेजर ये जो रिडेम्पशन फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है, रिडेम्पशन फी चार्ज कर रहा है, एक्चुअली किसका रिटर्न बन जाएगा, 80 का, रिमेनिंग वर्ड यूज किया है, तो रिमेनिंग इज फॉर 80। रिडेम्पशन फी रिड्यूसेस इन्वेस्टर्स रिटर्न, पूरा रिडेम्पशन फी इन्वेस्टर्स का रिटर्न को कम करता है, क्यों, बढ़ाएगा ना, अरे रिटर्न तो बढ़ाएगा, has no effect on the investors return, wrong, enhances the investors return, yes, because ultimately it will be get passed on to the remaining investors, option number C is correct। Next question number 5, an analyst collects the following information about a hedge fund, AUM assets under management 1.5 billion beginning of year का AUM दिया आपको बिलियन में है, ठीक है, एनुअल रिटर्न 20% है, मैनेजमेंट फी 2% बेस्ड ऑन ईयर एंड वैल्यूएशन, इंसेंटिव फी 20% कैलकुलेटेड नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, अभी अपने ऐसा सम किए ही है। इफ द इंसेंटिव फी इज कैलकुलेटेड ऑन रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ 6% हर्डल रेट दिया है सर, यहाँ तो बोला नहीं सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो हार्ड मानेंगे, हार्ड हर्डल रेट, in excess of a 6% hurdle rate, total annual fees earned by the fund manager are closest to, again total fees को लेके बात किया, अदरवाइज सम्स जो है जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 किए वैसा ही है, मिलता जुलता। चलिए करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहला, बिगनिंग AUM इज 1.5 बिलियन वगैरह को एक बार मैं छोड़ दे रहा हूँ, एंडिंग AUM विल बी व्हाट, कितना रिटर्न बोला था, 20%, 1.5 इंटू 1.2, 20% कितना होगा, 0.5 इंटू 1.2, 1.8 बिलियन, मैनेजमेंट फी विल बी 1.8 बिलियन का, एंडिंग का कितना बोला यहाँ पे, 2%, दिस विल बी 0.036 बिलियन। इंसेंटिव फी, एक सेकंड को, इंसेंटिव फी नहीं, पहले अपने हर्डल अमाउंट लिख लेते हैं, हर्डल अमाउंट हमेशा बिगनिंग पे लगेगा, ठीक है, गलती नहीं हो, 6%, 1.5 इंटू 6%, 0.09, दिस इज योर हर्डल अमाउंट, परफेक्ट। देयरफॉर इंसेंटिव फी वापस से सोचो, 1.5 आपने दिया था फंड मैनेजर को, उसने कितना बना दिया, 1.8, तो कितना का गेन हुआ, 0.8 माइनस 1.5 मतलब 0.3, परफेक्ट। बट हर्डल अमाउंट, हार्ड हर्डल ये माइनस होगा, बिकॉज दिस वाज योर मिनिमम थ्रेशोल्ड, तो इंसेंटिव फी, सॉरी हाँ, इंसेंटिव फी 1.8 माइनस 1.5 माइनस 0.09, यहाँ पे नेट ऑफ मैनेजमेंट फी बोला है क्या, ये रहा नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, यस, तो माइनस 0.036, ध्यान रखना ये सब चीज नोटिस करने का है एग्जाम में, ये सब चीज नोटिस करना है, नेट बोला है कि नहीं बोला है प्लीज, हाँ नहीं बोला है तो सर नहीं करना है नेट, अपने मन से मत करिएगा। उस पर 20%, इस पे
20%। बताना कितना आएगा। सो पॉइंट 1.8 माइनस 1.5 माइनस 0.09 माइनस 0.036 इंटू 0.2 0.0348। ये इंसेंटिव फी हो गया या मैनेजमेंट फी हो गया, तो दोनों को ऐड करिए। प्लीज ऐड करके बताइए कितना आएगा। 0.0708 बिलियन। ठीक है, लो ऑप्शन देखते हैं। अच्छा एब्सोल्यूट टर्म में दिया है, लो कोई बात नहीं है। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बट कोई बच्चा अगर इससे कंफ्यूज हो तो देखो, बिलियन मतलब क्या हो गया, 100 करोड़, और 1 करोड़ में कितना 70, तो सर 100 करोड़ में कितना 9। ये जो आया इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई कर लो, एग्जैक्ट आपको आ जाएगा। कर लो, साथ साथ में कर लीजिए प्लीज। यार आपका 78। ठीक है, आई होप सबका मैच हो गया होगा एग्जैक्ट अमाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। A hedge fund has the following characteristics। अगेन कैलकुलेशन का लग रहा है। AUM बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 100 मिलियन। पूरा बिगनिंग ऑफ द ईयर AUM कितना 100 मिलियन। AUM एंड ऑफ ईयर इज 120 मिलियन। रिटर्न कोई बता सकता है क्या। 20%। अरे 100 को 120 कर दिया 20%। अभी तक आपको सम में 20% रिटर्न दिया हुआ था। वी वी आर कैलकुलेटिंग AUM हियर डायरेक्टली, एंड ऑफ ईयर AUM इज गिवन, राइट। मैनेजमेंट फी इज 1% ऑफ year end assets under management, so it will be 1% of 120, that will be 1.2. Performance fees, performance fee 15% of the annual return above a 3% hurdle rate। परफेक्ट। बोले इंसेंटिव फी इस बार 15% है एंड हर्डल रेट कितना 3% है। इफ द परफॉर्मेंस फी इज कैलकुलेटेड नेट ऑफ मैनेजमेंट फी एंड देयर वाज नो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल, द नेट एनुअल रिटर्न टू द इन्वेस्टर। आराम से, इस बार फीस नहीं पूछा है, बोला इन्वेस्टर का नेट एनुअल रिटर्न बताओ, वो भी परसेंटेज टर्म में। इन्वेस्टर के पास नेट में कितना जाएगा, उन्होंने कितना पैसा लगाया था माइनस फीस, सर फाइनल अमाउंट किसको जाएगा, इन्वेस्टर को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये भी है सिमिलर, बस यहाँ पे रिटर्न पूछा, अदरवाइज डेटा एंड ऑल स्ट्रक्चर सेम है। बिगनिंग कैपिटल वाज 100, एंड कितना 120। मैनेजमेंट फी इज 120 इंटू 1%, दैट विल बी 1.2। हर्डल रेट कितना दिया आपको 3%, तो 100 इंटू 3% विल बी योर 3 मिलियन। इंसेंटिव फी इस बार 15% है, हाँ। कितना का गेन हुआ 20 का, 120 माइनस 100, कितना का गेन हुआ, माइनस हर्डल रेट 3। नेट ऑफ मैनेजमेंट फी बोला है इसलिए कर रहा हूं मैं, अदरवाइज आई आई शुड नॉट हैव डन दिस, माइनस नहीं करना चाहिए था, बट यहाँ पे बोला देख लो, कैलकुलेटेड नेट ऑफ मैनेजमेंट। परफेक्ट। बताओ कितना आ रहा है इंसेंटिव फी। 20 माइनस 3 माइनस 1.2 टू 15%, 2.37, 2.37। therefore एंडिंग AUM कितना होगा नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, नेट ऑफ टोटल फी, नेट ऑफ टोटल फी, क्योंकि ये फीस तो फंड मैनेजर के पास जाएगा ना, हेज फंड के पास। तो 120, 100 दिया था आपने, 120 बना दिया फंड मैनेजर ने, बट आपको ये 1.2 और 2.37 पे करना पड़ेगा। रिमेनिंग पैसा आप अपने घर ले जा सकते हो, तो बताओ कितना आएगा। 116.43। ये आप ले जा सकते हो, आपका है पैसा, बट आपने दिया कितना था 100, तो रिटर्न कितना बना एकदम सामने दिख रहा है आपको, रिटर्न 116.43 पैसा बन गया। लगाया था आपने 100,
सर ये 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? परसेंटेज के लिए, ठीक है। और ये कौन सा है? बिगनिंग AUM। सर ये कौन सा है? ये भी बिगनिंग AUM है। इज इट फाइन? जैसे होल्डिंग पीरियड निकालते हैं ना अपने, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, सा दिस विल बी, कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, 16.43%। इज इट फाइन? इट्स वेरी इजी। 116.43 बन गया नेट ऑफ टोटल फीस। 100 लगाया था तो रिटर्न कितना? 16.43 इन एब्सोल्यूट टर्म। आपने लगाया था 100 तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100 किया परसेंटेज के लिए, 16.43 आंसर। ऑप्शन नंबर बी 16.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बहुत क्लोजेस्ट है, तो 16.43 आया अपना, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following hedge funds most likely have a beta close to zero, beta sensitivity to the market risk? पूरा बीटा किसका है? जीरो के आसपास होगा, क्लोज टू जीरो। शॉर्ट बायस्ड फंड, शॉर्ट बायस्ड में तो सर अपने नेट शॉर्ट जाते हैं तो वहां तो बीटा नेगेटिव होगा। शॉर्ट बायस्ड फंड में तो वी विल गो नेट शॉर्ट, हेंस सर अपना वहां पे बीटा क्या होने वाला है? नेगेटिव। मार्केट न्यूट्रल फंड, जहां पे आप अंडर वैल्यूड पे लॉन्ग जाओगे, ओवर वैल्यूड पे शॉर्ट जाओगे, टू मेक बीटा क्लोज टू व्हाट? जीरो, हेंस ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल लॉन्ग और शॉर्ट ग्रोथ फंड्स, लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट ग्रोथ फंड, इसको अपने बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट ग्रोथ फंड। लॉन्ग भी जाएंगे शॉर्ट भी जाएंगे बट वी विल गो नेट लॉन्ग। लॉन्ग शॉर्ट फंड में अपने लॉन्ग भी जाएंगे शॉर्ट भी जाएंगे बट नेट में क्या जाएंगे? लॉन्ग। नेट लॉन्ग मतलब क्या? बीटा पॉजिटिव। यहाँ पे बोला बीटा क्लोज टू जीरो, दैट विल बी ऑप्शन नंबर मार्केट न्यूट्रल। परफेक्ट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statements about real estate asset is most accurate? रियल स्टेट के लिए पूछा आपसे, रियल स्टेट एसेट्स आर हेट्रोजेनस, यस। अरे दो बिल्डिंग क्या सेम हो सकता है क्या? रेसिडेंशियल मॉल सेम हो सकता है? नो, दे विल बी व्हाट? हेट्रोजेनस, दे आर नॉट होमोजेनस। फीचर्स ऑफ रियल स्टेट में पढ़े अपने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द रियल एसेट्स बाय वैल्यू। पूरा कमर्शियल प्रॉपर्टी सर मेजर होता है रियल एस्टेट के अंदर में? नो, इट इज व्हाट एक्चुअली रेसिडेंशियल, which approximately is what 75%। जो मेजर रियल स्टेट एसेट है दैट इज कमर्शियल और रियल स्टेट और रेसिडेंशियल, इट्स रेसिडेंशियल अराउंड 75%। यहाँ पे बोला कमर्शियल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी, रॉन्ग, इट इज व्हाट एक्चुअली रेसिडेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट रियल स्टेट has historically had high correlation with other asset classes। अरे ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास का तो सर कोरिलेशन ही लो है एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे बोला एज हाई कोरिलेशन, नो इट विल बी व्हाट? लो कोरिलेशन, एक्सेप्ट पब्लिक रियल एस्टेट, रिट्स जो लिस्टेड है, राइट, उसका कोरिलेशन विथ इक्विटी इज व्हाट? हाई। वो याद रखना, एक्सेप्शन, इट विल बी व्हाट? लो कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is most likely a primary exit strategy for a company held by a private equity funds portfolio? बोला कि कौन सा प्राइमरी एग्जिट स्ट्रैटेजी है प्राइवेट इक्विटी फंड्स पोर्टफोलियो में? आईपीओ, मैनेजमेंट बाय इन, मैनेजमेंट बाय आउट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एग्जिट स्ट्रैटेजी आईपीओ। सर व्हाट अबाउट मैनेजमेंट बाय इन बाय आउट? ये भी तो पढ़ा हुआ है सर, कहाँ पढ़ा है? लेवरेज्ड बाय आउट में। लेवरेज्ड बाय आउट वो एग्जिट स्ट्रैटेजी थोड़ी है, वो तो इंटरिंग स्ट्रैटेजी है ना। मैनेजमेंट बाई आउट या मैनेजमेंट बाई इन और कंबाइंड वर्ड लेवरेज बाई आउट, वो क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी है या इंटर इंटर करने का स्ट्रैटेजी है? यहाँ पे एग्जिट स्ट्रैटेजी पूछा है। ऐसा कोई नहीं हो कि कोई बच्चा इस वर्ड से फेमिलियर है तो लगे यार ये क्यों नहीं है। अरे यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट? एग्जिट स्ट्रैटेजी, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आईपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements about private equity performance evaluation is most accurate? पूरा प्राइवेट इक्विटी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट फी आर बेस्ड ऑन कैपिटल कॉल्ड, रॉन्ग। जो प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट सॉरी प्राइवेट इक्विटी फंड है उसका सर मैनेजमेंट फी इज बेस्ड ऑन व्हाट? कमिटेड कैपिटल, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सर कितना कैपिटल कॉल किया है। अगर कमिटेड कैपिटल 100 करोड़ है तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा, बट हाँ अगर कैपिटल कॉल हुआ है 80 करोड़ का तो इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन 80 करोड़, इट विल बी स्टिल बेस्ड ऑन व्हाट? 100 करोड़ कमिटेड कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, एक्यूरेट स्टेटमेंट बोला था ना। ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लोज आर फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द
जे कर्व इफेक्ट? यस, क्योंकि इनिशियली प्राइवेट इक्विटी फंड तो सर जो लिमिटेड पार्टनर्स है वो लोग से पैसा मंगाएगा, तो देयर विल बी कैश आउटफ्लो इनिशियली। देखो ऐसा इफेक्ट होता है, देखो याद है तो क्लास में बताया, जे कर्व इफेक्ट, इनिशियली देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो, उसके बाद 4-5 साल के बाद पैसा आना स्टार्ट होगा आस्ते आस्ते करके, कैश इनफ्लो, जे कर्व इफेक्ट। Cash flows are frequently described in terms of J curve effect. Yes, option number B is correct. Option number C. Managers have no discretion on the timing of the distribution of proceeds. Wrong. They have the discretion. क्योंकि यार मैनेजर्स जो है प्राइवेट इक्विटी फंड का, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटी फंड एक बना है फॉर 10 years के लिए विद अ लिमिटेड टाइम कि सर 10 years के लिए दिस विल बी प्राइवेट इक्विटी फंड, ये 10 years के लिए वैलिड रहने वाला है। तो सर वहां पे तो जो मैनेजर है ना वो कॉल लेता है कि कब कैपिटल मंगाना है, कब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे बोला मैनेजर्स हैव नो डिस्क्रिप्शन ऑन द टाइमिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। नो, दे डू हैव द डिस्क्रिप्शन इन टाइम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, कि कब कैपिटल कॉल आउट करना है, कब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब एग्जिट करना है फ्रॉम द पोर्टफोलियो कंपनीज। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज टोटली करेक्ट। परफेक्ट। तो आज अपना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का फर्स्ट रिवीजन कम क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास था एंड वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर में भी अपना 10 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे। और प्लीज जो बच्चा अभी रिवाइज किया है मेरे साथ यहाँ पे, एक बार प्लीज घर पे खुद से स्टडी करना ये 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए एक बार आप खुद से करना, क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी एंड ऑल। उसको लगता है नंबर्स दिया तो कैसे ना कैसे कैसे करके यूज करना है, बट कैसे यूज करना है वो प्लीज थोड़ा सा स्मार्टली। ठीक है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं, तब तक टेक केयर गाइस।